Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to discuss some important one-liners of Indian national movement. So let us get start. So the first one-liner is doctrine of lapse was the brainchild or idea of लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जब ये वाइसराय ऑफ इंडिया थे तो 1840s में इसने एक कानून लाया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इसने कहा कि अगर कोई हिंदू रूलर है उसके अंडर जो टेरिटरी है, अगर उसका अपना बेटा नहीं है, फिर इस हिंदू रूलर की डेथ होती है तो ये किसी अडॉप्टेड सन को एज ए सक्सेसर नहीं बना सकता है अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। और इसके बदले जो इसकी टेरिटरी होगी, अगर इसने अडॉप्टेड सन लिया है तो वो टेरिटरी चली जाएगी ब्रिटिश के कंट्रोल में, ठीक है। तो अगर उसका नेचुरल हेयर है तो तब वो टेरिटरी उसके बेटे के अंडर ही रहेगी। लेकिन अगर उसने अडॉप्टेड सन जो है अडॉप्ट किया है तो तब उसकी टेरिटरी जो है वो चली जाएगी किस तो उसकी टेरिटरी चली जाएगी ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है। अब है दूसरा वन लाइनर, वो है द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया वाज, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट अलहदगी मूवमेंट जो ब्रिटिश रूल में के दौरान इंडिया में स्टार्ट हुई, इस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का फादर कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर माने जाते हैं। अब और एक वन लाइनर है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ, यानी कि किस प्रिंसिपल स्टेट के ऊपर जब 1840s में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बनाया तो उसके बाद इसका पहला एक्सपेरिमेंट किस स्टेट के ऊपर, प्रिंसिपल स्टेट के ऊपर किया गया? तो सतारा उस टाइम एक स्टेट थी महाराष्ट्र में, ठीक है। और वहाँ का जो रूलर था उसका अपना सन नहीं था तो उसने अडॉप्टेड सन लिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से उसको कहा गया कि अब आपकी टेरिटरी आपके अंडर नहीं रहेगी क्योंकि आपका अपना नेचुरल हेयर नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से 1849 में सतारा पहली प्रिंसिपल स्टेट बनी जिसको अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आइडिया के या कानून के हेल्प से अपने अंडर किया। अब आगे देखेंगे, अब है द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट एट दी। मुस्लिम लीग पहले देखेंगे मुस्लिम लीग कब बनी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी 1906 में, ठीक है। और इस मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन ऑफ 1940 और इस लाहौर सेशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था 1940s में वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इसी सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन ऑफ 1940 में ये डिमांड की अंग्रेज़ों को कि हमें सेपरेट स्टेट दिया जाए जब पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड रखी यहाँ पे। तो अब आगे देखेंगे, हु वाज नून एज दिन बैंदो किसको कहा गया था? तो दिन बैंदो कहा जाता था C.F. एंड्रू को। C.F. एंड्रू एक यूरोपियन थे जिसने इंडियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, यानी कि इसने इंडियंस को सपोर्ट किया, इंडियंस को हेल्प की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो इसको नाम दिया गया दिन बैंदो। ये इसको नाम दिया गांधी जी ने, यानी कि दिन बैंदो का मतलब है फ्रेंड ऑफ द पुअर, ठीक है। ये टाइटल गांधी जी ने C.F. एंड्रू को दिया, ठीक है। अब और एक वन लाइनर है, द ब्रह्मो समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। ब्रह्मो समाज की बुनियाद किसने डाली? ठीक है, तो ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इसने यहाँ पे 1828 में ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ब्रह्मो समाज की बुनियाद किसने डाली? 1828 में राजा राम मोहन राय ने। अब और एक वन लाइनर है, द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। जब अंग्रेज़ इंडिया आए तो उन्होंने पहली फैक्ट्री इंडिया के किस प्लेस पे एस्टैब्लिश की? तो सूरत में। सूरत एक जगह है गुजरात में, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। सूरत को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। और दूसरा इसको कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिश होती है और सिल्क भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसलिए सूरत को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ही अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जब वो इंडिया आए। तो अब यहाँ पे फर्दर देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज़ आल्सो नोन एज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, इस एक्ट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, वो है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट भी इसको कहा जाता है। इंडिया एक्ट 1919 भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मोंटेगो उस टाइम कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उस टाइम ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान। और जो चेम्सफोर्ड है ये उस टाइम वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और इन दोनों ने इस एक्ट को पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कहा गया? इसमें अंग्रेज़ों का मकसद था टू एक्सपेंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी अंग्रेज़ों की यहाँ पे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पार्टिसिपेट कराए। इस एक्ट का यही मकसद था, इसलिए इस एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। अब है और एक वन लाइनर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। पार्टीशन काउंसिल जो है 1947, इसका चेयरमैन कौन था? तो इसका चेयरमैन था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन था। बेसिकली पार्टीशन काउंसिल 1947 से पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था पार्टीशन कमेटी, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन था वो था माउंटबेटन खुद, ये वाइसराय भी थे और इसको चेयर भी करते थे। और इसी में डिसाइड किया गया है कि इंडिया को किस तरीके से दो स्टेट्स में, दो कंट्रीज़ में डिवाइड किया जाए, क्योंकि लाहौर सेशन 1940s में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि मुस्लिम्स के लिए हमें अलग सेपरेट स्टेट दिया जाए। स्टेट जो है पॉलिटिकल साइंस में कंट्री, आज़ाद कंट्री को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इस पार्टीशन काउंसिल या पार्टीशन कमेटी का चेयरमैन कौन था? खुद थे माउंटबेटन। अब और भी कुछ वन लाइनर है, वो है यहाँ पे, हु वाज द वाइसराय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपको याद होगा कि ब्रिटिश जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उनकी पहली कैपिटल थी कोलकाता, ठीक है। कोलकाता थी उनकी पहली कैपिटल। उस टाइम कोलकाता में बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया का इस वक्त का जो कोलकाता है वो आता है, उड़ीसा, बिहार, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ है। और जो ईस्टर्न जैसे मणिपुर, ये एरियाज़ भी आते हैं। इस सारे एरिया को कहा जाता था उस टाइम कोलकाता या कलकत्ता भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो कलकत्ता ब्रिटिशर्स की पहली कैपिटल थी इंडिया में, लेकिन बाद में इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जब इसको शिफ्ट किया गया उस टाइम इंडिया का वाइसराय कौन था? हर्डिंज, ठीक है। इसको पढ़ते हैं लॉर्ड हर्डिंज है। वह है कि व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, यानी कि किस साल में, ठीक है। वाइसराय तो हमें पता चला वाइसराय कौन थे, लेकिन साल क्या था? 1911। तो 1911 को जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, शिफ्ट किया गया, कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट किया गया 1911 में। अब और एक यहाँ पे देखेंगे, हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेविल वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको गांधी जी ने लॉन्च किया 8 अगस्त 1942 को,
8 अगस्त 1942 को। और किस सेशन के दौरान? बॉम्बे सेशन में, ठीक है। और इसका और एक भी नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कहा डू और डाई, हिंदुस्तान के लोगों को कहा गया डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। तो ये लाहौर सेशन में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। तो उस टाइम वाइसराय थे कौन? 1842 में लॉर्ड वेवल। अब और एक देखेंगे यहाँ पे, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था पूना पैक्ट, ठीक है, 1932, ठीक है। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया, या इस पैक्ट में, या इस सॉरी एक्ट तो नहीं है, पैक्ट है, एग्रीमेंट है। इसमें कहा गया कि जो रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, यानी कि जो उस टाइम जिनको हम दलित या हरिजनस भी कहते हैं, उसी कास्ट से जो है बी आर अम्बेडकर जो है खुद ये बिलोंग करते थे, ये भी दलित थे, ठीक है। तो दलितों के सपोर्ट में इसने आवाज़ उठाई थी बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, कि इसने कहा था कि हमें जो है एक रिजर्वेशन दिया जाए, हमें लेजिस्लेचर में अलग सीट्स दी जाए ताकि उन सीट्स के ऊपर जो है हमारी कास्ट के लोग जो है मेंबर बने। और यही एग्रीमेंट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के दरमियान हुआ 1932 में, ठीक है। अब और एक वन लाइनर है, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा जो है इसको किसने बनाया? तो इसको भगत सिंह ने बनाया। कब? 1926 में। 1926 में नौजवान भारत सभा को बनाया गया और इसमें कहा गया गैदरिंग टुगेदर वर्कर एंड पीजेंट यूथ। इसमें कहा गया कि हमें जो है वर्कर्स और जो पीजेंट यूथ है, किसानों के जो यूथ है, नौजवान है, उनको हमने इस मूवमेंट में इस सभा में लाना है ताकि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठा सके। तो 1926 में इसको भगत सिंह ने लॉन्च किया। अब यहाँ पे और एक देखेंगे हम, वो है कि द आइडिया ऑफ फेडरेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन इंडिया। में आइडिया ऑफ फेडरेशन इसको पहली बार किसने प्रपोज किया? तो इसको नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने इसको प्रपोज किया। पहले देखेंगे फेडरेशन या फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरेशन या फेडरलिज्म इसको कहते हैं। ये एक फिलॉसफी है जिसमें हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरलिज्म का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के दरमियान, ठीक है, या यूनिट्स भी हम कहते हैं। जैसे इंडिया में इस वक्त जो है 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स और सेंटर के दरमियान प्लस जो यूटीज़ तो सेंटर के अंडर ही आती है। 28 स्टेट्स और सेंटर के दरमियान क्या रिलेशन है, सेंटर के अंडर क्या पावर्स है, स्टेट्स को क्या पावर्स दिए गए हैं, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस फेडरलिज्म का आइडिया किसने दिया? इसका आइडिया नेहरू रिपोर्ट में दिया गया बाय मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट कब आया? नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, मई 1928, ठीक है, 19 मई 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, ठीक है। और इसका जो हेड था वो था मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और इसका जो सेक्रेटरी था वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें फेडरेशन का जो आइडिया है वो पहली बार लाया गया, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।